एक ऐसी किताब जो दावा करती है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक दो नहीं बल्कि 97 बड़ी गलतियां की। 97? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। क्या ये सच है या सिर्फ एक तरफा प्रोपेगेंडा? आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। आज हम रजनीकांत पुराने की किताब नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स के पन्ने पलटेंगे। हमारा मकसद देखिए किताब के दावों को जस का तस मान लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि इन आरोपों में कितना दम है और उस वक्त की ऐतिहासिक सच्चाई क्या थी। और दिलचस्प बात ये है कि लेखक खुद नेहरू को एक ईमानदार, मेहनती और धर्मनिरपेक्ष इंसान मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि नेहरू ने ही IITs, IIMs और योजना आयोग जैसी संस्थाओं की नींव रखी। हाँ, प्रस्तावना में ही ये लिखा है। लेकिन इसके बावजूद किताब का निष्कर्ष है कि उनकी नीतियों ने देश को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। और यही विरोधाभास इस पूरी बहस को फैसिनेट करता है। एक ही इंसान आधुनिक भारत का निर्माता भी और उसकी कई समस्याओं का जिम्मेदार भी। ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। किताब के सबसे बड़े आरोपों से शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो आज भी देश की राजनीति में सबसे ज्यादा गूंजता है, कश्मीर। कश्मीर। किताब का पहला और सबसे बड़ा आरोप है कि कश्मीर समस्या नेहरू की अपनी देन है। किताब के मुताबिक जब महाराजा हरि सिंह विलय के लिए तैयार थे तब नेहरू ने इनकार कर दिया। देखिए, इसे सिर्फ इनकार कहना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। उस वक्त का माहौल समझना बहुत जरूरी है। देश का अभी बंटवारा हुआ था। हाँ, वो तो था। लाखों लोगों का खून बहा था। नेहरू एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो धर्म के आधार पर ना बंटा हो। उनकी सोच थी कि कश्मीर जैसी मुस्लिम बहुल रियासत का भारत में अपनी मर्जी से शामिल होना दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत के धर्म निरपेक्ष होने का सबसे बड़ा सबूत होता। लेकिन किताब पूछती है कि इस आदर्श को पाने की कीमत क्या थी। किताब का तर्क है कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, जबकि सरदार पटेल इससे सहमत नहीं थे। हाँ, ये बात सही है। पटेल और नेहरू के नजरिए में फर्क था। और फिर इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर एक घरेलू मसले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। और पटेल, जिन्होंने 560 से ज्यादा रियासतों का सफलतापूर्वक भारत में विलय करवाया, उन्हें इस मामले से लगभग दूर ही रखा गया। हाँ, ये आरोप लगता है। तो क्या ये एक रणनीतिक भूल नहीं थी? इसे भूल कहने की बजाय नजरिए का फर्क कहना शायद ज्यादा सही होगा। पटेल जमीनी हकीकत देख रहे थे, एक प्रशासक की तरह सोच रहे थे कि भारत की सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। बिल्कुल। वही नेहरू एक स्टेट्समैन की तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि के बारे में सोच रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत पर यह आरोप लगे कि उसने एक रियासत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। UN जाने का फैसला इसी सोच का नतीजा था। एक तरफ राष्ट्रीय हित और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय छवि। आप ऐसा कह सकती हैं। और किताब का आरोप है कि नेहरू ने हमेशा छवि को हित पर तरजीह दी। यही पैटर्न हमें उनकी चीन नीति में भी देखने को मिलता है, जिसे किताब उनकी सबसे शर्मनाक गलती मानती है। हाँ, 1962 का युद्ध वो भारत के लिए एक राष्ट्रीय सदमे जैसा था और उसकी जड़ें नेहरू की चीन नीति में ही थी। किताब तो इसे नीति नहीं, भोलापन कहती है। नेहरू ने संसद में खड़े होकर कहा था, चीनी सरकार भारत पर हमला करने जैसा कुछ सोच भी नहीं सकती। ये उनका विश्वास था। वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ एक एशियाई एकता का सपना देख रहे थे। पर उसी सपने के चलते उन्होंने तिब्बत को चीन की थाली में परोस दिया, जिससे भारत और चीन के बीच का जो सदियों पुराना बफर स्टेट था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। और चीन की सेना हमारी सीमा पर आ खड़ी हुई। देखिए, उस वक्त नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से थे। उनका मानना था कि नए नए आजाद हुए देश आपस में लड़ने के बजाय मिलकर विकास करेंगे। वो बातचीत और दोस्ती पर यकीन करते थे, सैन्य ताकत पर नहीं। ये एक बहुत बड़ा आदर्शवादी नजरिया था। पर क्या एक प्रधानमंत्री को इतना आदर्शवादी होने की छूट है? किताब उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी को एक सैन्य रणनीति के बजाय एक ब्लफ बताती है। हाँ, फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब भारतीय सेना धीरे धीरे उन विवादित इलाकों में आगे बढ़कर अपनी चौकियां बनाएगी जिन पर चीन अपना दावा करता था। सोच ये थी कि इससे हम अपनी जमीन पर अपना हक जताएंगे। सही, लेकिन किताब का तर्क भी सही है कि इस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए जिस सैन्य तैयारी और बैकअप की जरूरत थी वो हमारे पास थी ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा जुआ था। बिल्कुल। नेहरू को शायद लगा कि चीन सैन्य जवाब नहीं देगा और उनका ये आकलन विनाशकारी रूप से गलत साबित हुआ। 1962 की हार के बाद नेहरू टूट गए थे। अच्छा। उनका खुद का एक बयान है, शायद हमने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो हमने खुद बनाई थी,
हम हकीकत से दूर हो गए थे। ये एक तरह से अपनी गलती मानने जैसा है। और उस हार ने सिर्फ हमारा मनोबल ही नहीं तोड़ा, बल्कि हमारी आर्थिक कमजोरी को भी उजागर कर दिया। और यहीं पर किताब नेहरू की तीसरी बड़ी गलती पर आती है, उनकी समाजवादी आर्थिक नीतियां। किताब का आरोप है कि नेहरू की नीतियों ने भारत को दशकों तक गरीबी में जकड़े रखा। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि 1947 में हमें विरासत में मिला क्या था? एक ऐसा देश जिसे 200 साल तक लूटा गया था, जहां सुई तक नहीं बनती थी। नहीं, वो बात तो ठीक है। हमारे पास कोई औद्योगिक आधार नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उस स्थिति में क्या प्राइवेट सेक्टर के भरोसे देश को छोड़ा जा सकता था? किताब ये नहीं कहती, लेकिन किताब का आरोप है कि नेहरू ने सोवियत मॉडल की आंख बंद करके नकल की। उन्होंने सारा जोर भारी उद्योगों पर लगा दिया और खेती को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि भारत अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर हो गया, जिसे शिप टू माउथ वाली अपमानजनक स्थिति कहा जाता था। किताब आंकड़े देती है कि नेहरू के 17 साल के शासन के बाद भी भारत में लाखों बच्चे भूखे सोते थे और 40 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं थी। ये आंकड़े अपनी जगह सच हो सकते हैं, लेकिन नींव के बिना इमारत खड़ी नहीं होती। आज हम जिन IITs, IIMs, एम्स, भाखड़ा नांगल जैसे बांधों और बड़ी बड़ी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं पर गर्व करते हैं, उनकी नींव नेहरू के दौर में ही रखी गई थी। बिल्कुल। योजना आयोग के जरिए उन्होंने देश के विकास को एक दिशा देने की कोशिश की। उनका मकसद एक मजबूत पब्लिक सेक्टर खड़ा करना था जो देश को आत्मनिर्भर बनाए। पर क्या उस आत्मनिर्भरता की कोशिश ने हमें लाइसेंस राज के ऐसे दलदल में नहीं फंसा दिया जिससे निकलने में हमें 40 साल लग गए? ये एक जायज बहस है। क्या उनकी नीतियों ने उद्यमशीलता को खत्म कर दिया और एक अक्षम नौकरशाही को जन्म दिया? किताब का मूल तर्क है कि रास्ता शायद सही था पर तरीका गलत था। शायद उस मॉडल में कई खामियां थी, लेकिन उस वक्त दुनिया के कई विकासशील देश यही मॉडल अपना रहे थे। नेहरू एक बर्बाद देश को अपने पैरों पर खड़ा करने की जल्दी में थे और उन्हें लगा कि यही सबसे तेज रास्ता है। और यही आत्मनिर्भरता का विचार उनकी विदेश नीति में भी झलकता है। चौथी बड़ी गलती, गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइंड मूवमेंट। किताब के अनुसार गुटनिरपेक्षता की नीति का असल मतलब था कि भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से ही गुटनिरपेक्ष हो गया। इसे दूसरी तरह से देखिए, उस वक्त दुनिया दो खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। कोल्ड वॉर का दौर। हाँ, हर देश पर किसी न किसी खेमे में शामिल होने का दबाव था। ऐसे में नेहरू ने भारत के लिए एक तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलेंगे। ये सुनने में तो बहुत साहसी लगता है। और ये उस दौर के लिए एक बहुत साहसी और दूरदर्शी कदम था भी। कागज पर ये विचार बहुत महान लगता है, लेकिन क्या इसकी व्यावहारिक कीमत नहीं चुकानी पड़ी? किताब कहती है कि इसी नीति की वजह से 1962 में जब चीन ने हम पर हमला किया तो दुनिया का कोई भी बड़ा देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। क्या एक शक्तिशाली दोस्त होना उस समय ज्यादा फायदेमंद नहीं होता? हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी एक गुट में शामिल होकर हम हमेशा के लिए उस गुट के मोहताज हो जाते। अच्छा। अपनी आजादी और फैसले लेने की क्षमता खो देते। नेहरू लंबी दौड़ के बारे में सोच रहे थे, तात्कालिक फायदे के बारे में नहीं। आज भारत जो दुनिया में एक स्वतंत्र आवाज रखता है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। चलिए अब उस आखिरी और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं जहां किताब नेहरू पर सबसे तीखे हमले करती है। पांचवी बड़ी गलती, उनकी धर्मनिरपेक्षता की समझ। किताब का सीधा आरोप है कि नेहरू का सेक्युलरिज्म असल में अल्पसंख्यकवाद था। ये एक बहुत बड़ा आरोप है, जिसने देश के बहुसंख्यक समाज को अलग थलग महसूस कराया। देखिए, बंटवारे के जख्म बहुत गहरे थे। उस नफरत भरे माहौल में एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो देश के हर नागरिक को यह भरोसा दिला सके कि यह देश उनका है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। मैं ये बात तो सही है। नेहरू का मकसद एक ऐसा आधुनिक भारत बनाना था जहां धर्म व्यक्ति का निजी मामला हो और सरकार का कोई धर्म ना हो। लेकिन किताब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उदाहरण देती है। जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां जा रहे थे तो नेहरू ने इसका विरोध किया था। हाँ, किया था। किताब का तर्क है कि नेहरू का सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदू भावनाओं और परंपराओं पर लागू होता था। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू सिंधियों के भी हितों की अनदेखी की, जिन्हें पाकिस्तान में छोड़ दिया गया। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि नेहरू सरकार और धर्म के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना चाहते थे। उनका मानना था कि धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण सरकार का काम नहीं है, तो किसका काम है? समाज और ट्रस्ट का काम है।
वो किसी भी धार्मिक गतिविधि में सरकार की सीधी भागीदारी के खिलाफ थे, ताकि भविष्य के लिए एक सही मिसाल कायम हो। उनकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यही थी कि राज्य पूरी तरह से धर्म से अलग रहेगा। तो इन सारी गलतियों और आरोपों के जाल में हम उस नेहरू को कहाँ रखें, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी, जिसका जिक्र किताब की प्रस्तावना में भी है? और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद ये सच है कि नेहरू ने भारत को एक मजबूत संसदीय लोकतंत्र दिया, जो हमारे पड़ोसी देशों में नहीं टिक पाया। ये तो मानना पड़ेगा। उन्होंने प्रेस की आजादी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वयस्क मताधिकार जैसे मूल्यों को संस्थागत रूप दिया। एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग अनपढ़ और गरीब थे, वहां लोकतंत्र को जिंदा रखना शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो हम इस बहस के अंत में कहां पहुंचते हैं? क्या आज की कश्मीर समस्या, चीन से सीमा विवाद और धीमी आर्थिक विकास की जड़ें नेहरू युग में है, जैसा कि किताब कहती है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज भारत, जो एक जीवंत लोकतंत्र है, एक परमाणु शक्ति है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, उसकी नींव नेहरू ने ही रखी थी। एक ही व्यक्ति की विरासत को देखने के ये दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। बिल्कुल। तो जवाहरलाल नेहरू एक महानायक जिसने आधुनिक भारत बनाया, या एक ऐसा नेता जिसकी गलतियों की कीमत देश आज भी चुका रहा है? शायद सही सवाल ये है ही नहीं। शायद नेहरू की विरासत को गलतियों या उपलब्धियों के तराजू में तोलना ही गलत है। अच्छा, तो फिर सही सवाल क्या है? असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उनका अटूट आदर्शवाद। यही आदर्शवाद था जिसने उन्हें किसी महाशक्ति का पिछलग्गू न बनने और लोकतंत्र की गहरी नींव रखने की हिम्मत दी। और इसी आदर्शवाद ने उन्हें चीन की कूटनीति को समझने या जमीनी आर्थिक हकीकतों को पूरी तरह अपनाने से रोका। बिल्कुल। मतलब ये कि सवाल ये नहीं है कि उन्होंने गलतियां की या नहीं, बल्कि ये है कि क्या 1947 का भारत एक आदर्शवादी के बजाय एक यथार्थवादी नेता को झेल पाता? सही। एक ऐसा नेता जो शायद सीमाएं तो सुरक्षित कर लेता, लेकिन मुमकिन है कि लोकतंत्र की बलि चढ़ा देता। इतिहास हमें आसान जवाब नहीं देता, वो हमें बस विकल्पों और उनके परिणामों की एक मुश्किल कहानी सुनाता है। नेहरू की कहानी भी वैसी ही है, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने एक नए राष्ट्र के लिए बहुत बड़े सपने देखे। कुछ में वो सफल हुआ और कुछ में असफल। एक मुश्किल कहानी जिसके कई अध्याय आज भी लिखे जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं किताब की कौन सी ब्लंडर आपको सबसे ज्यादा दमदार लगी। और क्या आप नेहरू को उनकी सफलताओं के लिए याद करते हैं या उनकी असफलताओं के लिए? स्क्रीन पर एक पोल आ रहा है, उसमें अपना वोट जरूर दें। ऐसे ही ऐतिहासिक बहसों के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।